नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लास एक दोस्तों में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, तहे दिल से सभी का शुक्रिया। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जी हाँ मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन जो थ्योरी चल रही है उसके अंदर जो सीरीज है अपनी वो है 20 दिन 20 चैप्टर। तो यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा सा अपन को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि अपन को पता है कि यहाँ पे 12 क्लास दोस्तों हो चुकी है। इतनी क्लास हो चुकी है, तो 12 क्लास हो चुकी है, तो यहाँ पे ये जो नंबर रहेगा वो अपना रहेगा 13 नंबर। कितना नंबर रहेगा? तो हम कहेंगे भैया 13 नंबर इसके अंदर रहने वाला है ये। तो यहाँ पे ये 13 नंबर रहेगा दोस्तों। कितना नंबर? तो हम कहेंगे 13 नंबर। तो इसको 13 नंबर अपन कर लेते हैं, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर? तो यहाँ पे ये 13 नंबर हो चुका है दोस्तों, और ये आज 13वीं क्लास है अपनी ये। तो यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखेंगे आज। किसके बारे में दोस्तों? अपन ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देख लिया था, और आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखेंगे। और दोस्तों इसके जस्ट बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 3 के बारे में मैंने बताया था, एक तो सामान्य यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक होती है आपकी कौन सी? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके बारे में देखते हैं आज। और आज का जो पहला प्रश्न है वो आइए यहाँ पर पहले प्रश्न के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है? नंबर 1। तो यहाँ पे SCR कौन सी युक्ति होती है? तो दोस्तों यहाँ पे धारा नियंत्रण युक्ति होती है, धारा प्रचालित होती है, वोल्टेज प्रचालित होती है, नन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं SCR की बात करता हूँ। SCR, तो SCR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम सीधा सा बोलेंगे कि भैया यहाँ पे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या? रेक्टिफायर। तो यहाँ पे ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR की क्या है? फुल फॉर्म। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो SCR है इसका आपसे क्या पूछेगा? प्रतीक। क्या पूछे वो? अगर वो प्रतीक पूछता है तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे ये सेम एक तरह डायोड की तरह होती है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है, एक पॉइंट निकलता है जिसे अपन कहते हैं गेट। ये एनोड होता है और ये क्या होता है? आपका कैथोड होता है। तो यहाँ पे जो SCR होता है इसका अगर मैं ब्लॉक डायग्राम यो देखूं तो यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलेगा दोस्तों। एक होता है PN इस प्रकार से, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा एनोड। यहाँ से जो होता है वो होता है दोस्तों गेट, और यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ अपन कहते हैं कैथोड। तो आपसे वो PN जंक्शन की संख्या पूछे, PN जंक्शन, तो PN जंक्शन का मतलब होता है P और N दोनों का जो कॉम्बो होता है, जो मिलन होता है ये। तो ये जो होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ये जंक्शन होता है। ये क्या होता है? जंक्शन। तो इसमें जंक्शन की संख्या कितनी होगी? 3। दोस्तों जो जंक्शन की संख्या होती है वही आपके विक्षेपण परत कहलाती है, डिफ्लेक्शन लेयर कहलाती है। यानी अपन कहेंगे सीधा यहाँ पे विक्षेपण, क्या? विक्षेपण परत। तो विक्षेपण परत पूछे तो 3, और ओनली फॉर आपसे केवल लेयर पूछे या परत कह दे तो भैया 1 परत, 2 परत, 3 परत और 4 परत। तो यहाँ केवल वो आपसे परत पूछे कि परत कितनी होती है, तो परत होती है 4। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि भैया इसमें टर्मिनल पॉइंट कितने होते हैं, टर्मिनल कितने होते हैं? तो ध्यान रखना यहाँ पे जो टर्मिनल की संख्या होगी वो कितनी होगी? तो सीधा अपन कहेंगे 3। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे एक होता है एनोड, एक होता है यहाँ पे कैथोड, एनोड कैथोड, ठीक है ना, कैथोड, और एक होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे गेट। तो गेट के द्वारा अपन क्या करते हैं? इसको कंट्रोल करते हैं, इसको प्रचालित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है SCR कौन सी युक्ति है? तो ये नियंत्रण किसे करेगा? तो मैं कहूंगा सीधा सीधा कि ये भैया धारा को, यानी धारा को नियंत्रण करता है, यानी करंट को नियंत्रण करता है। ये करंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता
है। तो जो आपके SCR होता है, ये SCR का कार्य क्या है? तो अपन कहते हैं धारा को नियंत्रण, यानी कि ये जो होता है ये मोटर की जो गति होती है उसको भी नियंत्रण करता है, कोई तापमान होता है उसे नियंत्रण करता है, यहाँ पे जो कोई प्रकाश होता है तो उसको भी ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। SCR जो होता है ये 3 टर्मिनल युक्ति होती है, जिसके अंदर PN जंक्शन संख्या 3 होती है और विक्षेपण लेयर 3 होती है, परत होती है इसमें 4। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम और ये आपका हो गया प्रतीक। तो यहाँ पे कौन सी युक्ति है? तो अपन कहेंगे सीधा सीधा कि भैया एक प्रकार की SCR जो होती है, रेडियोकारी जो होती है, तो यहाँ पे एक धारा नियंत्रण युक्ति होती ही है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2, और नंबर 2 है दोस्तों यहाँ पे ट्रायक, और ट्रायक खालिस्तान के बराबर होता है। यानी जो ट्रायक होता है, एक होता है दोस्तों डायक और एक होता है ट्रायक, एक होता है डायक और एक होता है ट्रायक। यानी कि यहाँ पे बात करेंगे ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। क्या? ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो यहाँ पे जो ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट होता है क्या? तो यहाँ पे मैं कहूँ ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पे अगर आपसे प्रतीक पूछा जाए कि भैया इसका प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पे इस प्रकार से और इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मेरे दोस्तों क्या होता है? ये भरा होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये क्या होता है? बिल्कुल तरीके से, पूर्ण तरीके से ये भरा होता है यहाँ इस तरीके से। तो इधर ये भी तो भरा होगा, जी हाँ। तो ये भी क्या होता है दोस्तों? भरा होता है ये। तो ये इस तरह भरा होता है। अब बात करते हैं अपन इसके टर्मिनल पे। तो इसके टर्मिनल पे देखते हैं तो दोस्तों एक टर्मिनल ये होता है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा टर्मिनल होता है इसका ये, और दोस्तों तीसरा जो टर्मिनल होता है वो ये होता है इसमें। अब कौन कौन से होंगे? तो इसके जो 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है यहाँ पे मैन टर्मिनल 1, एक होता है मैन टर्मिनल 2, ठीक है, और एक होता है दोस्तों यहाँ पे गेट। क्या होता है? गेट। तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं टोटल। अब ये बना किससे होता है? तो मेरे दोस्तों यहाँ अभी जस्ट अपन ने क्या पढ़ा था? SCR। तो इसमें 2 SCR लगाए जाते हैं। कैसे होते हैं? आइए। तो यहाँ पे इस प्रकार से SCR होंगे, और दोनों जो SCR है वो एक दूसरे के उल्टे होंगे दोस्तों। क्या होंगे? उल्टे लगाए जाते हैं, विपरीत अवस्था में लगे होते हैं। यहाँ पे इसका पॉइंट ये होगा और इसका पॉइंट ये होगा, और दोनों पॉइंटों को अपन क्या कर देते हैं दोस्तों? जोड़ देते हैं। तो यहाँ तीसरा पॉइंट होता है इसका जो गेट होता है। यहाँ पे ये जो होगा ये होगा आपका मैन टर्मिनल 1, और यहाँ पे हो जाता है मैन टर्मिनल 2। तो इस प्रकार से 2 SCR को समांतर क्रम में जोड़ करके दोस्तों एक क्या बनाया जाता है? ट्रायक बनाया जाता है। क्या बनाया जाएगा? ट्रायक बनाया जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या पूछेगा? इसमें आपसे पूछेगा PN जंक्शन। तो भैया SCR के अंदर कितने थे? 3। तो इसमें भी कितने होते हैं? 3 PN जंक्शन होते हैं। इसमें आपसे लेयर पूछे, लेयर कह दे या फिर परत कह दे, तो कितनी होगी? 4। लेकिन वो विक्षेपण परत पूछे तो कितनी होगी? 3। आपसे टर्मिनल पूछे मेरे दोस्तों, टर्मिनल, तो टर्मिनल कितने होंगे? तो हम कहेंगे 3, और 3 कौन कौन से होते हैं? मैन टर्मिनल 1 होता है, मैन टर्मिनल 2 होता है, और गेट होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किसके संयोग से बना होता है? तो हम कहेंगे 2 SCR के संयोग से बना होता है। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो हम कहेंगे दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कितनी दिशा में काम करता है? तो भैया ये दोनों दिशा में काम करेगा, यानी कि ये रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों दिशा में क्या करेगा? कार्य, क्योंकि इधर से भी काम करेगा और ये इधर से भी कार्य करता है। तो दोस्तों ये है आपका क्या? ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, यानी ट्रायक, ठीक है। एक होता है डायक। जो इस डायक होता है ये क्या होता है? इस प्रकार से होता है।
यहाँ पे। तो इसमें एक टर्मिनल तो ये होता है और एक टर्मिनल ये होता है। इसमें केवल दो ही टर्मिनल होते हैं दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें दो ही टर्मिनल होते हैं, मैन टर्मिनल 1 और मैन टर्मिनल 2, यानी कि मैन टर्मिनल 1 और मैन टर्मिनल 2। तो ये जो होता है ये क्या कहलाएगा, DIAC, यानी कि ये डायक होता है और ये क्या होता है, ट्रायक होता है। तो भैया ट्रायक में एक SCR होता है, जी नहीं। समांतर में जुड़े दो SCR, बिल्कुल सही बात है, समांतर में जुड़े दो SCR होते हैं। सीरीज में तो होंगे नहीं, और स्विच समांतर में लगे होते हैं, तो SCR यहाँ पे अपन कहेंगे समांतर में जुड़े दो SCR हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे अगले पॉइंट पे चलते हैं। और अगला जो पॉइंट है यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, और ये क्या है, AF। AF का मतलब होता है दोस्तों ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की कपलिंग खालिस्तान होती है। एक है यहाँ पे डायरेक्ट कपलिंग, एक है LC कपलिंग, एक है RC कपलिंग, और एक है मेरे दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। अब सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि ये कपलिंग होती क्या है, ठीक है। तो ये कपलिंग मेरे दोस्तों ऐसे समझिएगा, एम्पलीफायर एक उपकरण नहीं, एक पूरा परिपथ होता है। एम्पलीफायर क्या होता है, एक परिपथ होता है। और जो एम्पलीफायर होता है ना, ये क्या करता है, यहाँ पे मैं बात करूंगा, एम्पलीफायर जो होता है धारा, वोल्टेज और पावर तीनों को ही बढ़ाने का कार्य करता है। कौन, एम्पलीफायर कार्य करता है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, एम्पलीफायर जो बना होता है वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ये जैसे कि मैंने कहा कि भैया ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर जैसे मैंने ये ले लिया, तो एक ट्रांजिस्टर ये हो गया, एक ट्रांजिस्टर ये हो गया। भाई इन ट्रांजिस्टर को जोड़ने के लिए, इन ट्रांजिस्टर को, जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई ट्रैक्टर, और यहाँ पे जैसे कि ये क्या हो गया, एक ट्रैक्टर हो गया ये, ठीक है, ये ट्रैक्टर हो गया, और इसके पीछे ये एक क्या है, ट्रॉली है, ये ट्रॉली है। तो इस ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कपलिंग कहते हैं। अरे क्या कहेंगे, इसे कपलिंग कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर को जोड़ने के लिए जिस युक्ति का हम प्रयोग करेंगे, वो युक्ति क्या कहलाएगी, कपलिंग कहलाती है। तो डायरेक्ट कपलिंग भी होती है, एक LC कपलिंग होती है, एक RC कपलिंग होती है, और एक ट्रांसफॉर्मर कपलिंग होती है। तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ कपलिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे कोई भी ट्रांसफार्मर आया या फिर डायरेक्ट कपलिंग आया, तो इनको इस प्रकार से जोड़ा जाता है। वो अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे कैसे नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या कई तरीके से पूछता है। सबसे पहले तो डायरेक्ट कपलिंग। दोस्तों अगर डायरेक्ट कपलिंग के बारे में पूछे तो ध्यान रखना, इसमें किसी भी कपलिंग, यानी जो कपलिंग होती है ना, वो उपकरण का प्रयोग नहीं होता है। इसमें सीधे किसका प्रयोग किया जाता है, तो सीधे एक चालक तार का प्रयोग किया जाता है। तो ये डायरेक्ट कपलिंग कहलाती है, और ये सबसे सस्ती होती है भैया। ये क्या होगी, सबसे सस्ती होती है, सस्ती। तो ये सबसे सस्ती होती है। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर। अब आपको पता होगा, यहाँ इन इस दो ट्रांजिस्टर को जोड़ने के लिए एक ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, महंगा, तो ये सबसे महंगी होगी, सबसे महंगी, सबसे महंगी कपलिंग होगी। लेकिन दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या होती है, सबसे ज्यादा, इसलिए इसकी दक्षता क्या होती है, सबसे ज्यादा, यानी कि एफिशिएंसी जो होती है, दक्षता, दक्षता सबसे अधिक, सबसे अधिक होती है। क्लियर। नेक्स्ट होता है LC। L का मतलब होता है यहाँ पे चौक, और C का मतलब होता है कैपेसिटर। क्लियर। तो यहाँ पे एक होता है कि कैपेसिटर और चौक जोड़ करके इसको जोड़ा जाए, एक होता है प्रतिरोध और कैपेसिटर लगा करके। प्रतिरोध और कैपेसिटर लगा करके अगर इसे जोड़ते हैं तो यहाँ पे ये भी कपलिंग होती है। और सामान्य जो कपलिंग होती है, सामान्य, ये यही तो कह रहा है, सबसे सामान्य प्रकार की जो कपलिंग होती है वो कौन सी होती है मेरे दोस्तों, तो यहाँ सबसे सामान्य प्रकार की जो कपलिंग होती है वो प्रतिरोध और कैपेसिटर कपलिंग होती है, जिसमें यहाँ पे प्रतिरोध और R का मतलब, भाई RC का मतलब क्या है, RC, तो R का मतलब तो क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध, प्रतिरोध, और C का मतलब क्या है यहाँ पे, कैपेसिटर, कैपेसिटर,
ये तो कैपेसिटी, इन दोनों का प्रयोग करके और दो ट्रांजिस्टर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो कपलिंग कहलाती है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया। नंबर 4, ट्रांजिस्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ट्रांजिस्टर का क्या कर रहे हैं अपन? निर्माण कर रहे हैं। और ट्रांजिस्टर का अगर निर्माण कर रहे हैं, किसका कर रहे हो आप? तो यहां मैं कहूंगा ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का दोस्तों निर्माण कर रहे हो तो ट्रांजिस्टर 3 टांग का होता है भाई। ये इस प्रकार से मैं कहूंगा, इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर होता है तो 3 टांग इसकी होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रतीक क्या होता है, तो मैं कहूंगा इसका जो प्रतीक होता है, इसका जो प्रतीक होता है भैया इस प्रकार से होता है प्रतीक। ठीक है, इस प्रकार से। और किसी एक के ऊपर क्या लगा होता है? चिन्ह लगा होता है। जिसके ऊपर तीर का निशान होता है वो हमारा एमीटर होता है। दोनों के बीच में जो होता है वो बेस होता है और जो खाली बच जाता है वो कलेक्टर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी रेटिंग क्या होती है? रेटिंग तो यानी मैं क्षमता बोलूंगा, तो इसकी जो रेटिंग होती है वो कितनी होती है? तो 1.5 से 45 वोल्टेज तक होती है। कितनी होती है? 1.5 से 45 वोल्टेज तक होती है। दोस्तों यहाँ आपसे पूछेगा प्रचालन वोल्टेज, प्रचालन वोल्टेज। और प्रचालन वोल्टेज आपसे पूछता है तो भैया 2 से 8 वोल्टेज होता है। कितना होता है? 2 से 8 वोल्टेज होता है। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है ये एक प्रकार की धारा नियंत्रण युक्ति होती है। क्या? तो मैं सीधा सा कहूंगा कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है, इस ट्रांजिस्टर में बोलो कितने टर्मिनल लगेंगे? तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल लगाए जाते हैं दोस्तों। ट्रांजिस्टर जो होता है जिसमें तीर का निशान लगता है, वो तीर का निशान मेरे दोस्तों किस पर लगता है? तो सीधा सा अपन कहेंगे कि यहाँ तीर का जो निशान होता है वो एमीटर पर लगता है। किस पर लगेगा? एमीटर। जो सबसे बीच में होता है, सबसे बीच में जो होता है मेरे दोस्तों, सबसे बीच में होगा वो क्या कहलाएगा? तो मैं कहूंगा सबसे बीच में जो होता है वो बेस कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? बेस कहलाता है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है वो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होगा? तो मैं सीधा सा कहूंगा भाई जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है वो किसका होगा? कलेक्टर भाई साहब का होता है। किसका होता है? कलेक्टर भाई साहब का इसमें क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो ये आशा करता हूं मैं। हाँ या ना? आप बताइए भाई, जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सीधा सीधा सा जो प्रश्न पूछा जाएगा, प्रतीक के बारे में पूछ सकता है, कंट्रोल के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, टर्मिनल के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ कई सारे सवाल आपसे कर सकता है। तो यहाँ पे सीधा सा अपन कहेंगे कि जो आपके कौन सी नियंत्रण युक्ति होगी? तो हम कहेंगे धारा नियंत्रण युक्ति होती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा नियंत्रण। तो नियंत्रण किसको करेगा? ये धारा को नियंत्रण करता है। क्लियर? यहाँ पे जो आपका ट्रांजिस्टर होता है किसके रूप में कार्य करेगा? तो यहाँ पे रूप में तो भाई ये स्विच के रूप में भी कार्य करता है, स्विच। ये आपका डायोड के रूप में कार्य करता है, डायोड। ये दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है, दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। ये एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, तो ये एम्पलीफायर के रूप में भी क्या करता है दोस्तों? ये कार्य करता है। किसी एक के बारे में ये कार्य नहीं करता, ये अनेक के बारे में क्या करता है? कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं अपन। आगे तब चलेंगे जब यहाँ पे जवाब देंगे, तो जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सी विधि के द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों आपका डिफ्यूजन जंक्शन हो गया, डिफ्यूजन और विभाजन हो गया, यूनि जंक्शन हो गया और विभाजन हो गया। तो यहाँ पे सीधा सा है कि जो हमारा पी और एन, पी जैसे ये है, तो यहाँ पे अलग अलग है। तो दोस्तों इन दोनों को मिलाया जाता है तो डिफ्यूजिंग प्रोसेस चलती है। तो वहाँ पे डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा इनको क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। वैसे बनाने की अलग अलग विधि होती है, एलॉय भी होती है, मैसा भी होती है,
ठीक है। तो ये अलग अलग प्लानर भी होती है, तो ये अलग अलग विधियां होती है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन जंक्शन विधि द्वारा ही सामान्य रूप से ये बनाए जाते हैं। जो आपका ट्रांजिस्टर होता है स्विच के रूप में भी काम करेगा, डायोड के रूप में काम करेगा, दिष्टकारी के रूप में काम करेगा, और यहाँ एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। यहाँ पे कितने टर्मिनल होंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टर्मिनल। तो मेरे दोस्तों टर्मिनल, तो यहाँ टर्मिनल की संख्या कितनी होगी, 3। कौन कौन सा होगा, तो हम कहेंगे एमीटर होता है, यहाँ पे कलेक्टर होता है, कलेक्टर और एमीटर, कलेक्टर, और एक होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे बेस। क्या होता है, बेस होता है, जो बीच का होता है ये बेस कहलाता है। क्लियर। आइए आगे की ओर चलते हैं, और यहाँ पे अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न क्या है, तो यहाँ कौन से एम्पलीफायर की दक्षता सबसे निम्न होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीफायर में। तो यहाँ शब्द लिखा अपने क्या, एम्पलीफायर। और ये एम्पलीफायर है, ये क्या काम करता है, तो मैं कहूँगा धारा, वोल्टेज और पावर, इन तीनों को बढ़ाने का कार्य कौन करेगा, तो मैं कहूँगा ये भाई साहब एम्पलीफायर करता है। एम्पलीफायर जो होता है इसका विपरीत 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 होता है, वो क्या कहलाता है, अटेन्यूएटर। अटेन्यूएटर कहलाता है। विपरीत क्या कहलाएगा, अटेन्यूएटर कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, प्रकार की। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे ए श्रेणी होता है, क्या, ए एम्पलीफायर होगा, एक होगा फिर बी, एक होता है ए और बी, और एक होता है यहाँ पे सी एम्पलीफायर। तो कितने एम्पलीफायर हो जाएंगे, 3। अब सीधा सा है, यहाँ पे जो हमारा एम्पलीफायर होता है, यहाँ एक कोई परिपथ है, तो यहाँ पे क्या देंगे, इनपुट, और यहाँ क्या मिलेगा हमको, आउटपुट। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई अगर इनपुट है, तो जो सॉरी एम्पलीफायर है, वो आपका इनपुट सिग्नल है। जैसे ये पूरा एक इनपुट सिग्नल है, तो इस इनपुट सिग्नल पर कितना काम करता है, पूरे इनपुट सिग्नल पर काम करेगा, आधे पे करेगा, किस पर काम करता है, तो अपन कहते हैं कोई भी एम्पलीफायर है तो इनपुट सिग्नल पर काम करता है, तरंग पर काम करता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों, यहाँ पे वो कार्य पूछे कितने पर काम करेगा, तो अपन कहेंगे वह एम्पलीफायर जो इनपुट सिग्नल के पूरे समय तक कार्य करे। किस पर, तो हम कहेंगे भैया यहाँ पे पूरे समय तक कार्य करता है, तो वो ए एम्पलीफायर कहलाता है, या ए श्रेणी एम्पलीफायर कहलाता है। पूरे समय तक कार्य करता है। अगर कोई एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल के आधे समय तक कार्य करता है, यहाँ पे ये पूरा हो गया, तो मैं कहूँगा भैया आधा तो यही हुआ ना, अगर आधे इनपुट सिग्नल तक काम करता है तो यहाँ पे कहेंगे आधे समय। तो यहाँ आधे समय के लिए काम करेगा, और ये हो गया भैया दोनों का। तो पूरे से कम, आधे से अधिक, तो इसमें लिखेंगे हम पूरे से कम, पूरे से तो कम, और इसमें लिखेंगे आधे से अधिक समय। तो यहाँ पे आधे से अधिक समय तक काम करेगा ये, ठीक है। सी होता है जो आधे से भी कम समय के लिए काम करता है, तो यहाँ लिखेंगे आधे से कम समय के लिए क्या करता है, कार्य। तो दोस्तों एक पॉइंट तो ये हो गया कि समय के अनुसार कितना होता है, तो ये पूरे समय के लिए काम करेगा इनपुट सिग्नल के, ये इनपुट सिग्नल के आधे समय तक काम करेगा, ये इनपुट सिग्नल के पूरे से कम होगा और आधे से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे मैं बात करूँगा सी में कि ये आधे से कम सिग्नल पर काम करता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्तों इसको ऐसे समझ लीजिए, ये देखिएगा, यहाँ मैं कहूँगा भाई ये इनपुट सिग्नल का है, तो ये पूरे समय के लिए हो गया। ये अगर होता है तो ये मैं कहूँगा ये आधे समय के लिए हो गया। इसके लिए मैं कहूँ तो मैं कहूँगा भाई ये जैसे, चलो इसको पूरा बना दो, ऐसे बना दिया पूरा। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये पूरे समय के लिए है, तो ये पूरा कर दो इसको, ठीक है। ये पूरे समय के लिए काम कर रहा है, ये आधे हैं तो आधे समय के लिए काम कर दो, इसमें हो गया आधा समय। ये कह रहा है कि भाई साहब मैं आधे से तो ज़्यादा है, तो आधे से ज़्यादा कर दो, और ये कह रहा है ये पूरे से कम, हो गया ये। तो इस तरह से होता है ये। और ये कह रहा है आधे से भी कम, तो भाई साहब ये आधे से कम हो गया, तो ये आधे से भी कम हो गया। क्लियर। तो ये पूरी इनपुट सिग्नल थी, तो इनपुट सिग्नल के पूरे समय, इनपुट सिग्नल के आधे समय, इनपुट सिग्नल के आधे से ज़्यादा, पूरे से कम, और ये आधे से भी कम। अब मेरे दोस्तों इसमें एक पॉइंट और पूछ लेता है कि मुझे तो ये बता दो सीधा सीधा
कि इसका प्रचालन कोण कितना है। तो भाई साहब ये पूरा अगर देखते हो तो 360 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा प्रचालन कोण, प्रचालन कोण। ये भैया प्रचालन कोण इसका तो कितना डिग्री आएगा, तो मैं कहूँगा 360 डिग्री। इसका कितना आएगा 180 डिग्री। इसका कितना आएगा, तो लगभग कहेंगे 270 डिग्री। और इसका कितना आएगा, तो हम कहेंगे 120 डिग्री से 150 डिग्री। कितना हो जाएगा 150, क्योंकि ये आधा तो 180 डिग्री है, तो 120 से 150 डिग्री होता है। दोस्तों इसमें नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि इसमें दक्षता बताइए, एफिशिएंसी बताइए। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं दक्षता, दक्षता यानी एफिशिएंसी। तो दोस्तों इसकी दक्षता होती है 35 से 50%, 35 से 50% दक्षता होती है। जबकि बी श्रेणी एम्पलीफायर की जो दक्षता होती है वो 70% से 78.5% होती है। कितनी, 70 से 78.5% इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। नेक्स्ट ए बी के अंदर मैं बात करूं तो दोस्तों इसकी होती है यहाँ पे 50 से लेकर के 70%। कितनी होती है, 50 से 70 होती है। और इसकी जो होती है दोस्तों 80 से 85 या 90 तक कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पे 80 से 85% इसकी क्या होती है दोस्तों, दक्षता होती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसका विरूपण, इसका विरूपण। तो दोस्तों विरूपण या डिस्टॉर्शन जिसे कहते हैं, डिस्टॉर्शन, यहां पे विरूपण और जिसे कहते हैं डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन। तो दोस्तों इससे ए श्रेणी का तो होगा सबसे कम, इसका तो क्या होगा सबसे कम, ठीक है। और इसका होता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ये लो, अब मैंने दोस्तों यहाँ एम्पलीफायर के बारे में पूरा निचोड़ दे दिया। एम्पलीफायर क्या है, तो हम कहते हैं कि किसी भी विद्युत सिग्नल या रेडियो सिग्नल, विद्युत सिग्नल या रेडियो सिग्नल की धारा, वोल्टेज और पावर तीनों को एक साथ बढ़ाने वाला ये परिपथ होता है कौन, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का जो विपरीत होता है वो अटेन्यूएटर कहलाता है। क्या कहलाएगा, अटेन्यूएटर कहलाता है। और यहाँ पे अगर मैं प्रकार की बात करता हूँ तो भैया यहाँ ए श्रेणी एम्पलीफायर होता है, ठीक है। इसी प्रकार बी श्रेणी, ए बी श्रेणी और यहाँ सी श्रेणी। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं। ये पूरे समय के लिए काम करेगा, ये आधे समय के लिए काम करेगा, ये पूरे से कम आधे से अधिक होगा और ये आधे से भी कम होगा। यहाँ पे प्रचालन कोण हो गया 360 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, 120 से 150 हो गया। दक्षता की बात करते हैं 35 से 50, 70 से 78.5, 50 से 70 और 80 से 85 होता है। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आप बता सकते हो कि दक्षता सबसे निम्न किसकी है। तो मेरे दोस्तों इसमें से छांट के बता सकते हो सबसे निम्न कितनी है, तो एक ही होगी। तो यहाँ पे ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरा निचोड़ दे दिया। आगे और भी सवाल आएंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे, तो बार बार अपनी ये पूरी चीजें नहीं पढ़ेगी। एक बार ऐसा पढ़ लीजिए जो बाद में आपको कभी भी दिक्कत ना हो, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड मत रहा करो। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो। अब प्रकार से रिलेटेड यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनाता है वो। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपसे कहे जैसे 1 2 3, 3% तो ऊपर ही हो गए, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 520 और 3 यहाँ पे करीब 23, यानी 23 तो नॉर्मल पर्सन दिख रहे हैं। एक पर्सन के साथ में 23 25 क्वेश्चन हो गए दोस्त। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो गया, ए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। किसी एम्पलीफायर स्टेज, ठीक है, के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये कह रहा है सॉरी, ये कह रहा है कि किसी एम्पलीफायर के स्टेज के आउटपुट, एम्पलीफायर यहाँ पे जैसे कि मैंने एक ट्रांजिस्टर ले लिया, ठीक है। ये अब एम्पलीफायर के स्टेज का आउटपुट, तो इसका आउटपुट ये हो गया। और कह रहा है अगले स्टेज के इनपुट, कोई भी अगला स्टेज है यहाँ पे इस प्रकार से, तो इनपुट से जोड़ने के लिए, अब इसका इनपुट तो ये है और इसका आउटपुट ये है, तो भैया इसको इससे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको इससे जब जोड़ते हैं तो ये जो सिस्टम बीच का कहलाता है
इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं कपलिंग कहते हैं। अरे क्या कहेंगे? तो इसे हम कपलिंग कहते हैं। तो ये कपलिंग सीधा सीधा लिखा कर रहा है यहाँ पे, तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे 7 नंबर देखिएगा, सामान्यतः बाइस्ड यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या कहलाता है? दोस्तों इसमें यह कह रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार से है एनपीएन, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से होगा मेरे दोस्तों, समझना थोड़ा सा ध्यान से। ये एमीटर है और एमीटर है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे जो P है, ये देखो यहाँ पे NPN, ठीक है ना? अब वो कह रहा है कलेक्टर, तो भाई साहब कलेक्टर तो ये हो गया, ये आपका बेस हो गया जिसको ग्राउंड करते हैं, ये बेस हो गया और ये एमीटर हो गया। तो कलेक्टर जंक्शन को पार करके, यानी ये कलेक्टर है, ठीक है, और कलेक्टर है ये, तो ये कलेक्टर है, तो कलेक्टर जंक्शन एक ये हो गया, ठीक है। इसको पार करके, इसको पार कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य जो करंट होता है, जो मुख्य करंट, भाई इधर से करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इधर से कलेक्टर जंक्शन होगा, कलेक्टर जंक्शन से पार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। अरे उसे क्या कहेंगे हम? ड्रिफ्ट करंट के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक होता है PNP और एक होता है NPN, ये तो दो होते हैं ये। तो यहाँ पे जो सिंबल बढ़ेगा वो इस प्रकार से रहेगा और इसका इस प्रकार से रहेगा। अब आप कहोगे सर इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, हमको तो अंतर तो बताओ कम से कम। अभी अंतर बताते हैं। तो यहाँ पे एक क्या लगाना पड़ेगा? आपको तीर का निशान। PNP, इसमें PP ज्यादा आ रहा है ना, P का मतलब प्रवेश करना, ऐसे कह तो चाहे इस पे लगा दो चाहे इस पे लगा दो, लेकिन अंदर की ओर लगाना। और N का मतलब निकलना, ऐसे याद रखो। तो इसमें बाहर की ओर निकाल दो। ये लो, ये आराम से आपका क्या हो गया? बिल्कुल तैयार हो गया। तो ये PNP हो गया और ये NPN होता है। क्लियर? जिसमें यहाँ पे कलेक्टर का जो क्षेत्र होता है ना, ये क्षेत्र, अगर बात करें क्षेत्र की, तो क्षेत्र इसका ज्यादा होता है। आगे और चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, आगे है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या है? एम्पलीफायर किसके मान में वृद्धि करता है? तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया कि जो हमारा एम्पलीफायर होता है, क्या एम्पलीफायर जो होता है, एम्पलीफायर ये आपका, चाहे तो आप विद्युत तरंग कह दीजिए, विद्युत तरंग कह दीजिए, चाहे आप रेडियो तरंग कह दीजिए। इन दोनों में ही धारा होगी, वोल्टेज होगा और पावर होगा। ये इन तीनों को ही बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो मैं कहूँगा एम्पलीफायर करता है, धारा, वोल्टेज और पावर। तो तीनों को बढ़ाने का कार्य कौन करेगा? यहाँ पे एम्पलीफायर कार्य करता है। नेक्स्ट, 9 नंबर, ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक कौन सा पार्ट्स खराब होता है? दोस्तों जो ट्रांजिस्टर होता है उसके साथ में कुछ पार्ट्स भी लगाए जाते हैं, जैसे प्रतिरोध है, कैपेसिटर है, प्रेरक है, ये सारे जो पार्ट्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोध होता है, प्रतिबाधा गुण होता है, सप्लाई टर्मिनल होता है और कैपेसिटर। तो हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर के साथ में सबसे अधिक जो पार्ट्स खराब होता है ना, वो होता है हमारा कैपेसिटर। क्या होता है दोस्तों? कैपेसिटर खराब होता है। नेक्स्ट, FET कौन सा ट्रांजिस्टर होता है? तो दोस्तों FET कौन सा ट्रांजिस्टर होता है? तो यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं FET। तो FET होता है यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे जो FET होता है, FET क्या है? तो FET के बारे में नॉर्मल यो कह सकते हैं कि ये इसका एक सिंबल हो गया, ठीक है। ये तो इसमें मेरे दोस्तों 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स और एक होता है यहाँ पे गेट। तो ये 2 चैनल में होता है, एक होता है N चैनल, एक होता है P चैनल। जैसे कि मैंने इसमें यो कर दिया तो ये तो हो गया भैया N चैनल, और अगर मैं एक दूसरा बनाऊं ये, तो इसमें उल्टा लगाया जाता है। तो ये होता है क्या? P चैनल। तो ये क्या हो जाएगा? P चैनल होता है। इस चीज का ख्याल आप रखना। और यहाँ पे FET जो होता है, ये कौन सा, किसको नियंत्रण करेगा? नियंत्रण।
तो हम कहेंगे भैया ये जो नियंत्रण करता है ये वोल्टेज नियंत्रण युक्ति है। अरे कौन सी नियंत्रण युक्ति है? तो हम सीधा सा कहेंगे भाई साहब ये वोल्टेज नियंत्रण युक्ति होती है। कौन सी नियंत्रण युक्ति होगी? तो वोल्टेज नियंत्रण युक्ति होती है। जो एफईटी होता है, एफईटी होता है तो यहाँ पे कितने टर्मिनल होंगे? तो सीधे से अपन कहेंगे कि भाई इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। आपसे पीएन जंक्शन भी पूछ सकता है, तो इसमें जो पीएन जंक्शन होता है दोस्तों, पीएन जंक्शन कितने होंगे? तो हम कहेंगे इसमें पीएन जंक्शन एक ही होता है। अरे एक होगा कि 2 होगा? अरे 2 होते हैं। कितने होंगे? 2 होते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो यहाँ पे आपसे देखो, अगर मैं पीएन जंक्शन की बात करूं दोस्तों, इसमें इस प्रकार से होता है, जैसे पीएनपी, तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा और यहाँ से आपका क्या निकलेगा? ये बेस हो जाता है, सॉरी गेट हो जाता है, ये गेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना पीएन जंक्शन होगा? तो मैं कहूँगा भैया पीएन जंक्शन होगा वो कितना होगा? 2 होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कितनी ध्रुवता होगा, ध्रुवता पूछे तो ध्रुवता 1 होगा। और आपसे ये पूछे कि डायरेक्शन यानी डीसीए, ध्यान रखना ये तो है पोलरता और ये है डायरेक्शन, तो ये द्विध्रुवीय यानी बाई डायरेक्शनल है ना। तो ये ध्रुवता यानी पोलरता, तो ये 1 और 1 का मतलब होता है यूनिपोलर। तो ये चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ एफईटी ट्रांजिस्टर है, यूनिपोलर बाइपोलर दोनों, तो भैया हम कहेंगे ये यूनिपोलर होती है। किसके कारण? यानी धारा या फिर एक होल, दोनों में से किसी एक के कारण धारा प्रवाहित होती है, इसलिए ये यूनिपोलर होता है। लेकिन मैं बात करूं दिशा की तो दोनों दिशा में कार्य करता है, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल कहलाता है। इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखना। क्लियर? आगे चलते हैं, चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आगे देखिएगा, तो यहाँ पे एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफॉर्मर, दोस्तों मैं एक तरफ लेता हूं क्या? एम्पलीफायर, तो एक तरफ ले लिया मैंने क्या? ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें मैं कहता हूं कि ये वोल्टेज बढ़ाता है, ठीक है, तो ये भी वोल्टेज बढ़ाएगा, लेकिन साथ में क्या करेगा? ये धारा को घटाएगा। क्या करेगा? ये धारा को घटाएगा। मैं कह रहा हूं कि भाई ये वोल्टेज बढ़ाता है, सॉरी धारा बढ़ाता है, तो मैं कहूंगा ये धारा को बढ़ाएगा, लेकिन साथ में ही तुरंत क्या करेगा? ये वोल्टेज को घटाएगा। ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूं कि ये पावर को बढ़ाएगा। मैं कह रहा हूं भाई साहब ये पावर जो इसमें होती है नियत होती है, नियत यानी कि नो चेंज, अपरिवर्तित रहेगी, फिक्स रहेगी, नियत रहेगी, ये पावर को नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट मैं कहता हूं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो भाई साहब ये फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? नियत, इसमें फ्रीक्वेंसी नियत होता है, न तो बढ़ाता है न घटाता है। अरे तो फ्रीक्वेंसी को तो ये भाई साहब भी क्या करता है? नियत रखता है। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये क्या करता है कि पावर, ये सॉरी वोल्टेज, धारा और पावर तीनों को क्या कर रहा है? ये बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा घटेगी, और धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज क्या होता है? घटता है। लेकिन पावर और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये अपने आप में क्या रहेगी? इसमें नियत रहती है। क्लियर? तो एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है? शक्ति नहीं बढ़ा सकता। तो एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफॉर्मर शक्ति नहीं बढ़ा सकता, बिल्कुल सही बात है, शक्ति नहीं बढ़ा सकता, वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, नहीं बढ़ा सकता है धारा। तो ये पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला चलते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे डायक खालिस्तान टर्मिनल डिवाइस है। दोस्तों मैंने शुरू में बता दिया था, जो ट्रायक समझाया था उस समय, तो यहाँ पे DIAC यानी डायक फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे अगर इसका मैं सिंबल देखता हूँ दोस्तों, तो इसका सिंबल होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक होता है मैन टर्मिनल 1 और यहाँ पे होता है एक मैन टर्मिनल 2। तो इसमें टर्मिनल की संख्या कितनी होगी? टर्मिनल, तो इसमें टर्मिनल की संख्या होगी 2।
ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आगे भी करेगा और ये पूछेगा दिशा कितनी दिशा में काम करता है, तो भाई साहब ये दोनों दिशा में काम करता है। कितनी दिशा में काम करेगा, तो दोनों दिशा में काम करता है। और इसमें टर्मिनल ही पूछ रहा है, तो टर्मिनल तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी मैन टर्मिनल 1 और मैन टर्मिनल 2 होता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे 13 नंबर मॉसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कौन सी वोल्टेज प्रचालित होता है, तो धनात्मक गेट वोल्ट था, ऋणात्मक गेट वोल्ट था, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ जो हमारा सिंबल बनेगा वो सिंबल कैसा होगा, आइए देखते हैं। ये तो दोस्तों यहाँ पे ड्रेन, सोर्स और गेट होता है, ये भी 2 चैनल में होता है। इस प्रकार से अगर अंदर आ रहा है तो ये N चैनल होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो मोसफेट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, IGFET भी कहते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये इंसुलेशन भरा जाता है, इसलिए इंसुलेशन के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज प्रचालित युक्ति होती है, तो बिल्कुल वोल्टेज प्रचालित युक्ति है, और यह पावर युक्ति भी होती है, ठीक है। तो उच्च धारा को AC को DC में कंट्रोल करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये धनात्मक गेट वोल्टता पर कार्य करती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट दोस्तों अब इसका आंसर दीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। मैं पानी पी लेता हूँ भैया, इसका फटाफट कमेंट कीजिएगा। कमेंट, अच्छा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि मॉसफेट है और मॉसफेट क्या करता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पे काम करता है भैया, दोनों पे काम करेगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, सी, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट तो यहाँ पे अगला प्रश्न लीजिएगा, डबल एनर्जी ट्रांजिएंट किसमें होता है, तो मैं कहूँगा शुद्ध रूप से प्रेरक के अंदर, RL यानी प्रतिरोध और प्रेरक सर्किट में, प्रतिरोध और कैपेसिटर सर्किट में, प्रतिरोध प्रेरक और कैपेसिटर सर्किट में। दोस्तों यहाँ पे डबल एनर्जी ट्रांजिएंट क्या होता है, तो मैं कहूँगा जो एनर्जी को स्टोर करता है, जैसे कि आपके प्रेरक, L यानी प्रेरक, तो ये क्या काम करता है, ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में स्टोर करता है। किसमें काम करेगा दोस्तों ये, तो मैं कहूँगा चुंबकीय ऊर्जा में काम करता है। तो 1/2 है ना, Li का स्क्वायर, इस प्रकार से करेगा। और एक होता है C यानी कि संधारित्र यानी कैपेसिटर, और ये क्या करता है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र ऊर्जा के रूप में काम करता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र ऊर्जा के रूप में क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा के रूप में क्या करेगा, स्टोर करता है। तो 1/2 CV का स्क्वायर, तो ये इस प्रकार से ज्ञात कर लेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं कि ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए कार्य करते हैं। तो डबल एनर्जी ट्रांजिएंट, तो दोस्तों इसमें एक है, इसमें भी एक है, लेकिन इसमें जो दोनों हैं तो राइट ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला, यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, थायरिस्टर की कितनी परतें होती है। अब दोस्तों यहाँ पे सब कुछ आता है आपको, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, बिल्कुल थोड़ा सा घुमाया और अपन पूरे घूम गए। थायरिस्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे
थायरिस्टर का मतलब होता है SCR। ये लो, अब समझ में आ गया होगा। तो SCR है तो भैया यहाँ पे ये इसका सिंबल हो गया, और मैंने आपको तरीके से भी बता दिया था इस प्रकार से PNPN। ये लो, अब वो पूछ क्या रहा है, पढ़ते 1 2 3 4 4 ठोक दो, ये लो साफ राइट ऑप्शन हो गया। अगर PN जंक्शन पूछता तो 1 2 और ये 3 PN जंक्शन हो जाते। टर्मिनल पूछता तो 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल और 3 टर्मिनल हो जाते, जो एनोड कैथोड और गेट कहलाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगला देखिएगा, विद्युतीय युक्ति जिसमें थायरिस्टर, थायरिस्टर का मतलब SCR, और ट्रांजिस्टर से संयुक्त गुण पाए जाते हैं, वो है। तो वो क्या है? तो क्या वो ट्रायक है, क्या वो डायक है, क्या वो SCR है, क्या वो GTO है, गेट टर्न ऑफ स्विच। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रायक होता है SCR होता है, SCR तो खुद ही बैठा है। डायक है तो डायक नहीं होगा, क्योंकि डायक में 2 टर्मिनल होते हैं। और जो हमारा GTO है, यहाँ पे देखिएगा GTO क्या है, ये इस प्रकार से है यो। तो ये क्या हो गया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, और ये क्या होता है, गेट। तो ये एक प्रकार से GTO होता है, जिसमें थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर दोनों के क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। ये एक विशेष प्रकार का SCR होता है। तो अपन कहेंगे विशेष प्रकार का SCR होता है, और ये धारा नियंत्रण युक्ति है भैया, धारा नियंत्रण युक्ति, धारा नियंत्रण युक्ति होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, D ऑप्शन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा अभी सुनहरा मौका है दोस्तों। जो इलेक्ट्रीशियन का पूरा फाउंडेशन कोर्स है, वो मात्र आपको कितने में मिल रहा है, 599 रुपये मिल रहा है दोस्तों। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये 599 में, और 599 में एक सब्जेक्ट नहीं मेरे दोस्तों, 3 सब्जेक्ट है इसमें। एक आपको पूरी कंप्लीट क्या मिलेगी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे पूरी की पूरी आपको क्या मिलेगी दोस्तों, ड्राइंग मिलेगी। और यहाँ पे एक आपको मिलेगी बिल्कुल पूरी की पूरी बेसिक साइंस। क्या मिलेगी दोस्तों, बेसिक साइंस दोस्तों देखने को मिलेगी। तो 3 सब्जेक्ट दोस्तों मात्र कितने में, 599 में है। तो अभी आप प्ले स्टोर से क्या आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करके उसे रजिस्टर्ड कर लीजिए, और बाई कोर्स पे जाकर के आराम से आप कोर्स खरीद सकते हैं। और अभी से तैयारी कीजिए दोस्तों, इसमें बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से हाई लेवल तक समझाया गया है, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए है, जल्दी से आप कोर्स खरीद लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, यहाँ पे 17 नंबर, IGFET एक खालिस्तान डिवाइस है। तो दोस्तों अभी पढ़ा था, यानी कि इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ये रैखिक होती है, ये हाफ वेव होता है, ये 3/2 पावर लो होता है, ये स्क्वायर नियम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे IGFET जो होता है, ये एक प्रकार का स्क्वायर नियम होता है, स्क्वायर लो होता है, स्क्वायर लो। और ये पेंटोड के समान कार्य करता है। किसके समान, पेंटोड के समान कार्य, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, D ऑप्शन होता है। आगे चलिएगा 18 नंबर, एक PN ट्रांजिस्टर में P रीजन किसे कहा जाता है, कलेक्टर को कहा जाता है, एमिटर को कहा जाता है, बेस को कहा जाता है, या सोर्स को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ध्यान से भाई, इस प्रकार से है, और एक है इसमें है PNP, और इसमें है NPN, क्लियर। तो इसमें मेरे दोस्तों ये तो है हमारा एमिटर, ये है हमारा कलेक्टर, ये है हमारा बेस। इसके अंदर ये एमिटर है, इसमें ये बेस है, और इसमें ये क्या है, कलेक्टर है। अब पूछ क्या रहा है कि इसमें जो P है, P रीजन क्या है। तो भैया इसमें P क्या है, तो मैं कहूंगा भैया इसमें भाई NPN है, P में तो ये क्या है, बेस। इसमें ये N पूछ रहा है, तो N क्या है, तो यहाँ पे बेस। अब वो डिपेंड करता है किसमें, तो हम कहेंगे NPN में B फॉर बेस, या राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप आराम से कह सकते हो। अब इसमें यहाँ पे जो P है, इसका क्षेत्र नगण्य है, यानी कि ये माइनॉरिटी कैरियर है, जबकि यहाँ पे N जो है ये मेजॉरिटी कैरियर है, यानी कि इसमें P जो है इसका बहुमत तो क्या है, कम, और N का बहुमत क्या रहेगा, ज्यादा। जबकि इसमें देखो 2 P है,
तो P का मतलब तो इसमें ज़्यादा है, यानी कि यहाँ होल जो होंगे वो मेजॉरिटी कैरियर होंगे, जबकि N है यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर होंगे यानी निम्न होते हैं। तो इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट, वह युक्ति जिसमें ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र पाया जाता है। तो दोस्तों किसमें पाया जाता है ऋणात्मक क्षेत्र प्रतिरोध? यहाँ पे मैं कहूँगा ट्रांजिस्टर में, डायक में और यूजेटी। तो मैं कहूँगा यूजेटी के अंदर ये पाया जाता है। तो ये ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र पाया जाता है किसमें? यूजेटी। दोस्तों ध्यान रखना यूजेटी एक कैसा है, तो ये इस प्रकार का है, P और N है। यहाँ पे एक होता है B1, एक होता है B2 और यहाँ पे होता है दोस्तों ये एमिटर। तो यहाँ पे डबल बेस, इसका अगर मैं सिंबल बनाना चाहूँ तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ेगा, बेस 2, बेस 1 और ये होता है हमारा एमिटर। और दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध 5 किलो ओम से 10 किलो ओम प्रतिरोध पाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डबल बेस डायोड। इसे डबल बेस डायोड के नाम से भी जाना जाता है, किसे? यूजेटी को। तो इसमें कितने टर्मिनल होंगे? तो टर्मिनल तो भैया 3 ही होंगे। टर्मिनल तो कितने होंगे? 3। और दूसरी चीज ध्यान रखना, ये क्या नियंत्रण करेगा? तो हम कहेंगे वोल्टेज नियंत्रण युक्ति है, वोल्टेज नियंत्रण युक्ति होती है। तो इसमें यूजेटी के अंदर जो प्रतिरोध है वो ऋणात्मक क्षेत्र प्रतिरोध पाया जाता है। नेक्स्ट, एमिटर फ्लोअर की लब्धि है। तो दोस्तों यहाँ पे एमिटर फ्लोअर की जो लब्धि होती है, एमिटर फ्लोअर की जो लब्धि होती है वो क्या होती है? 1, 0, 1 से कम या अनंत। तो हम सीधा सा कहेंगे भैया इसमें 1 से क्या होती है? कम होती है। लब्धि का मतलब क्या है इसमें? लब्धि का मतलब होता है गेन। क्या होता है दोस्तों? गेन होता है। क्लियर? एमिटर। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बात करेंगे 21 नंबर। और दोस्तों 21 नंबर क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ पे कौन सा एम्पलीफायर आधे समय से भी कम समय के लिए कार्य करता है? तो दोस्तों मैंने शुरू में आपसे कहा था, एक होता है ए बी और एक होता है C। ये पूरे समय के लिए काम करेगा, ये आपका आधे समय के लिए काम करेगा केवल। ये आपका इस तरह होगा, यानी आधे से तो ज़्यादा होगा, और ये होगा इस तरह। तो ये आधे से भी कम समय के लिए काम करेगा। कौन सा? C। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये कह रहा है आधे से भी कम समय के लिए, तो हम कहेंगे C एम्पलीफायर होता है। नेक्स्ट 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक साथ जुड़ा PN मिश्र धातु जंक्शन और डिफ्यूज्ड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है? तो भैया यहाँ पे PN धातु जंक्शन और डिफ्यूज्ड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है। तो कौन है वो? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है, SCR होगा, UJT होगा, GT होगा और FET। तो हम सीधा सा कहेंगे वो कौन सा हो जाएगा? UJT, क्योंकि उसमें एक ही, ये कह रहा है एक साथ जुड़ा PN जंक्शन। तो भैया P और N एक के अंदर एक ही होता है, UJT। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे हम डबल बेस डायोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पे PCB तैयार करते समय पर कॉपर की परत युक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों PCB का मतलब होता है कि जैसे आपके टीवी रेडियो के अंदर एक हरी हरी प्लेट होती है, उस हरी हरी प्लेट पर आपने देखा होगा कि एक तांबे के से तार यूं होते हैं, आड़े टेढ़े होते हैं यूं। तो इस आड़े टेढ़े तार को बनाने का जो पैटर्न होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे इंचिंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे? इंचिंग कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन होता है। ये सिंगल लेयर में भी होती है, ये डबल लेयर में भी होती है और ये मल्टी लेयर के अंदर भी पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, यहाँ पे 24 नंबर, निम्न में से कौन सा एकीकृत यानी IC इंटीग्रेटेड सर्किट का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों हाइब्रिड ये होता है, मोनोलिथिक भी होता है और थिक फिल्म भी होता है। यहाँ पे ये टेट्रालिथिक नहीं होता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। तो हाइब्रिड, मोनोलिथिक और थिक, ये तीनों प्रकार IC के होते हैं। IC एक बहुत ही छोटा परिपथ होता है जिसपे हजारों कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो ये एक IC जो है एक बहुत छोटा परिपथ होता है और ये सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? तो हम बात करेंगे इसमें, ये सिलिकॉन का बना होता है और बहुत ही अति सूक्ष्म परिपथ होता है। आजकल इसी का जमाना आ चुका है दोस्तों।
ट्रांजिस्टर है उच्च वोल्टेज युक्ति, निम्न धारा युक्ति, निम्न धारा निम्न वोल्टेज युक्ति और उच्च धारा। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर तो हमारी निम्न वोल्टेज निम्न धारा युक्ति होती है, क्योंकि 2 वोल्टेज से 8 वोल्टेज पे ही प्रचालित हो जाती है, रेटिंग होती है इसकी 45 वोल्टेज तक और निम्न धारा पे ही होता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है एक प्रकार की धारा नियंत्रण युक्ति होती है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा इसमें, सी। नेक्स्ट, यहाँ पे IGBT यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। तो भाई इसमें कौन से होंगे, यहाँ पे नाली, सोर्स और बेस, यहाँ पे संग्राहक यानी कलेक्टर, उत्सर्जक यानी एमिटर और बेस, नाली, सोर्स और गेट होते हैं, संग्राहक, कलेक्टर, उत्सर्जक, एमिटर और गेट। तो दोस्तों इसको कमेंट में बताइएगा फटाफट कि IGBT फटाफट बताइएगा इसके टर्मिनल जो होते हैं कौन कौन से। मैंने 200 बताया है, इसमें मैंने आपको बताया है और ये प्रश्न आ चुका है, फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, क्या हुआ, नहीं, अरे दोस्तों IGBT यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर में क्या क्या आता है, और ट्रांजिस्टर में क्या क्या आता है, एक तो कलेक्टर आता है कि नहीं आता, कलेक्टर, एक आपका एमिटर और एक क्या आता है, बेस। आप छांट लीजिए, कलेक्टर आ चुका, एमिटर आ चुका, गेट, भाई साहब गेट नहीं बेस, बेस यहाँ पे कलेक्टर, एमिटर और बेस। राइट ऑप्शन बी होगा, ना कि डी होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 27 नंबर, ट्रांजिस्टर खालिस्तान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो भैया ट्रांजिस्टर जो होता है एक के रूप में नहीं, ट्रांजिस्टर हमारा स्विच के रूप में भी इस्तेमाल होता है, डायोड के रूप में भी होता है, एम्पलीफायर के भी रूप में होता है, रजिस्टरकारी के रूप में भी होता है। एम्पलीफायर होता है, डायोड होता है, रेक्टिफायर होता है, कैपेसिटर के रूप में नहीं होता भाई साहब, कैपेसिटर के रूप में प्रयोग नहीं होता है कौन, ट्रांजिस्टर। इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे नेक्स्ट, एक ट्रांजिस्टर आधारित परिपथ जो इनपुट सिग्नल के आयाम या ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होता है। अरे भाई साहब ये ट्रांजिस्टर आधारित परिपथ है, यानी ऐसा परिपथ जो ट्रांजिस्टर से मिलकर के बना है और वो रेडियो सिग्नल या विद्युत सिग्नल के आयाम को बढ़ाता है, मान को बढ़ाता है, तो एम्पलीफायर कहलाता है कि नहीं कहलाता। तो सीधा ठोक दो ना, हाँ दिक्कत आ रही है, एम्पलीफायर। ये तो क्या है, SCR है, SCR। ये रेक्टिफायर है जो AC/DC करता है, और ट्रांजिस्टर तो खुद इसी के अंदर आ गया। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे 29 नंबर की NPN ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी देर पहले ही मैंने समझाया है, यहाँ पे एक है NPN और एक होता है जैसे PNP, क्लियर। तो भाई NPN है तो इसमें वो पूछ रहा है बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है। इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और होल है, होल क्या होंगे, होल इसमें कम होंगे, ठीक है। इसके अंदर होल क्या होगा, ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, कम। तो इसमें आवेश वाहक होते हैं। तो आवेश वाहक बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से हैं, तो हम कहेंगे NN वाला है, NN वाला है बहुसंख्यक। तो इसमें तो ये ज्यादा, वो ऑलरेडी कह रहा है ज्यादा कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अगर वो PN में पूछे तो हम कहेंगे भाई होल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आराम से कर सकते हैं। IC चिप बनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट, उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जिसमें ट्रांजिस्टर अभिनति तथा वोल्टेज समायोजित होते हैं, जिससे संग्राही धारा इनपुट सिग्नल के आधे समय तक प्रवाहित होता है। स्टूडेंट को पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा प्रश्न बना दिया और लास्ट में सीधा सा ही कह दिया कि इनपुट सिग्नल के आधे समय तक, इनपुट सिग्नल के आधे समय तक प्रवाहित होता है। तो क्या कहलाएगा, यहाँ ऑप्शन से तो एम्पलीफायर ही है होने को, तो सीधा बोल देता है कि भाई आधे समय से आधे समय तक, आधे समय तक, तो आधे समय तक कौन काम करेगा, बी। तो ये ठोको ना बी, सीधा सीधा। अब ऊपर तो समझ में नहीं आएगा आपके, तो ये चीज है, तो आराम से पहले प्रश्न को थोड़ा सा तरीके से पढ़ लिया करो। नेक्स्ट 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत होता है। तो मैंने शुरू में कह दिया था अटेन्यूएटर, ये अटेन्यूएटर विपरीत होता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट 33 नंबर, किसी संधि यानी जंक्शन ट्रांजिस्टर में संग्राहक क्षेत्र डोपिंग मादन स्तर कितना होता है? तो यहाँ पे दोस्तों देखो ट्रांजिस्टर की बात आ रही है और ट्रांजिस्टर में आता है तो भैया इस तरह बनाओ इसको डायग्राम को, बिल्कुल यहाँ पे तो मैं कहूँगा भैया ये तो है हमारा क्या, एक एमिटर, ये है हमारा कलेक्टर और ये है हमारा बेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डोपिंग के आधार पे पूछे, डोपिंग के आधार पे पूछे तो सबसे ज्यादा डोपिंग होगी एमिटर में, इसमें होगी एमिटर में सबसे ज्यादा, फिर किस में होगी, कलेक्टर में, ठीक है ना, और फिर सबसे कम किस में होती है, बेस में। तो यहाँ डोपिंग के आधार पे, और आपसे अगर क्षेत्र के आधार पे पूछ ले कि सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका है, तो भाई साहब कलेक्टर का क्षेत्र सबसे ज्यादा है, फिर एमिटर आ जाएगा और लास्ट में कौन आ जाएगा, हमारा बेस। तो बेस का तो क्षेत्र भी, बेस का तो क्षेत्र भी सबसे छोटा है और यहाँ पे डोपिंग भी सबसे कम है। डोपिंग सबसे ज्यादा किसमें है, तो अपन कहेंगे E4 एमिटर, ठीक है ना, और यहाँ पे C4 कलेक्टर, जो जिसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। अब किसके लिए पूछ रहा है, डोपिंग के लिए पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है, अब ध्यान से देखो, जंक्शन ट्रांजिस्टर में संग्राहक, संग्राहक का मतलब क्या है, कलेक्टर, संग्राहक का मतलब क्या होता है, ये संग्राहक यानी कलेक्टर, और ये होता है उत्सर्जन, उत्सर्जक यानी एमिटर, ये ठीक है, ये होता है बेस यानी आधार। तो संग्राहक क्षेत्र यानी ये में मादन स्तर कितना होता है, तो भैया अपन कहेंगे कि एमिटर से कम होता है, यानी उत्सर्जक क्षेत्र से उच्चतर नहीं, आधार का नहीं होगा, आधार क्षेत्र से उच्च, आधार क्षेत्र से तो उच्च होता है किंतु उत्सर्जक क्षेत्र से निम्न होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये कह रहा है आधार, आधार से तो कम है लेकिन उत्सर्जक से क्या है, ज्यादा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे 34 नंबर देखिएगा, एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर क्षेत्र का आयाम भौतिक रूप से क्या होता है। भाई साहब ये देख लो, इसमें देख लो आराम से, मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे किसका क्या है, तो कलेक्टर का सबसे बड़ा होता है, फिर एमिटर का छोटा होता है, और फिर बेस का क्या होता है, सबसे छोटा होता है। इसमें आराम से देख सकते हो किसके बारे में पूछ रहा है, कलेक्टर। तो कलेक्टर का सबसे बड़ा होता है। बेस क्षेत्र के बराबर होता है, जी नहीं। एमिटर क्षेत्र से कम होता है, जी नहीं। एमिटर क्षेत्र से अधिक होता है, बिल्कुल जी हाँ, एमिटर क्षेत्र से क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट, एमिटर सॉरी ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए दो आवश्यक तत्व होते हैं, तो ऐसा जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये तो हम प्रयोग करते ही करते, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट, खालिस्तान ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतें कितनी होती है, तो दोस्तों ये तो अब पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे इस प्रकार से है। तो यहाँ पे PN ऐसे था क्या, ऐसे था क्या, अरे मैं पूछ रहा हूँ ऐसे था क्या, ये तो भैया किसमें SCR के अंदर है ना, तो फिर यहाँ पे आपका ये होगा PNP। तो क्या पूछ रहा है, डिप्लीशन लेयर, 1 और 1 2, ये लो ठोक दो फटाफट। नेक्स्ट, LVDT क्या है, लो वोल्टेज है, अरे है कि नहीं है, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो विस्थापन ट्रांसड्यूसर, वेग ट्रांसड्यूसर, दाब ट्रांसड्यूसर और त्वरण, तो अपन कहेंगे यहाँ पे LVDT जो होता है एक प्रकार का विस्थापन ट्रांसफॉर्मर होता, सॉरी ट्रांसड्यूसर होता है। नेक्स्ट 38, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ट्रांसफॉर्मर कपलिंग का एक लाभ है कि, भाई क्या लाभ है, अति उत्तम आवृत्ति अनुक्रिया प्रदान करता है, ठीक है। यह सरल एवं दूसरों को अपेक्षा कम खर्चीला है, ठीक है। खर्चीला तो कम कैसे है, सबसे महंगा है उल्टा। निम्न शक्ति आपूर्ति प्रयुक्त कर सकती है, उच्च दक्षता, उच्च शक्ति आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा दक्षता इसी की होती है भाई साहब, और उच्च शक्ति पे काम करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे कॉमन एमिटर यानी CE एम्पलीफायर में धारा गेन क्या है, तो भाई साहब धारा गेन यानी IG बराबर I, कलेक्टर साहब ऊपर बैठते हैं और यहाँ पे एमिटर आ जाएगा इस तरह। तो यहाँ पे धारा गेन हो जाएगा कलेक्टर धारा बटा
एमीटर धारा होता है। छांट लीजिए, कलेक्टर धारा बटे में नीचे आ जाएगा एमीटर धारा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे छवि ग्रह सिनेमा हॉल कौन सी युक्ति होती है? डायक, एससीआर, ट्रायक और जीनर डायोड। तो दोस्तों यहाँ पे किसको कहेंगे? तो यहाँ पे जो डायक होता है इसे हम छवि ग्रह सिनेमा हॉल के नाम से जाना जाता है। जो आपका जीनर होता है, जीनर डायोड, तो मैंने वैसे कल ही बता दिया था, ये जेड की आकृति में होता है दोस्तों, इस प्रकार से ये। तो ये हमेशा विपरीत अवस्था में लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये थे अपने पूरे के पूरे प्रश्न, और बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। ठीक है।